नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एजुकेशनल टेक में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में हम भारत के संविधान के बारे में जानेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और यदि मेरे वीडियो में आप अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जिसे हम देख रहे हैं, भारतीय संविधान का निर्माण। दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी एक बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना है। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब तक गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर बंटवारे की विवशता झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। दोस्तों, यहाँ हम देख रहे हैं बगल में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का चित्र और उनका नाम, उनका जन्म तिथि, उनका मृत्यु काल दिया हुआ है। इधर जो दिया हुआ है जो स्वतंत्रता सेनानी का चित्र और उसके बारे में कुछ, उसको डिटेल से आप पढ़िए। और मैं तो यह कहूँगा कि जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, आप लाइन बाय लाइन मेरे साथ पढ़िए, स्टडी कीजिए और हो सके तो आप नोट्स बना लीजिए ताकि समय पड़ने पर आप उस नोट्स को पढ़ करके और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। परीक्षा में आए प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं यदि आप अपने नोट्स बना लिए हैं तो बगल में यहाँ जो चित्र के साथ जो उनका जन्म के बारे में या उसके जो शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है उनके बारे में बताया गया है, उसको आप ज़रूर याद कीजिए और कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए। जैसे यहाँ इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 और 1950 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। जन्म हुआ था गुजरात में। अंतिम सरकार में गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता थे। भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका, बाद में उप प्रधानमंत्री भी बने थे। ये इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। आगे यहाँ है सरोजिनी नायडू का। इनका भी हमारे देश को स्वतंत्र कराने में बहुत बड़ा योगदान था। इनका जन्म 1879 ईस्वी में और मृत्यु 1949 ईस्वी में हुआ था, जो यहाँ पर दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। यह एक कवयित्री थी, लेखिका और राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में हमारे सामने आई थी। कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता, बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। यानी किसी महिला का सबसे पहले राज्यपाल बनने का सौभाग्य सरोजिनी नायडू को ही जाता है। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी
कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें अच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दें या स्वतंत्र रहें। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा गया तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ एक कह रहा है खुद करें खुद सीखें। क्या? अपने दादा दादी, नाना नानी या इलाके के किसी बुजुर्ग से बात कीजिए। उनसे पूछिए कि क्या उनकी आज़ादी या बंटवारे या संविधान निर्माण के बारे में कुछ बातें याद है। उस समय लोगों को किन बातों की उम्मीद थी और क्या क्या अंदेशे थे। अपनी कक्षा में इन बातों की चर्चा कीजिए। संविधान निर्माण का रास्ता। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय भारत में नहीं थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। सन 1928 ईस्वी में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 ईस्वी में कराची में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने में भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमज़ोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधान सभाओं में जाने
और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना भी था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया, जैसे 1935 का भारत सरकार कानून। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों से चले चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर से विचार और अनुभवों को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे। लेकिन वे दूसरे को सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होगी। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। दोस्तों, यहाँ फिर आप देख सकते हैं, ये जो चित्र है अब्दुल कलाम आज़ाद का है, जिनका जन्म 1888 ईस्वी में और मृत्यु 1958 ईस्वी में हुई थी। जन्म सऊदी अरब, शिक्षाविद, लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे, अरबी के विद्वान थे, कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका थी इनकी, मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी, बाद में केंद्रीय मंत्री, पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री भी रहे। इनके बाद देखिए टी कृष्णमाचारी का है, जिनका जन्म 1899 ईस्वी में और मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई थी। मैंने पहले भी कहा है कि इनके जन्म, मृत्यु या इनके जो शॉर्ट नोट्स है या इनके बारे में शॉर्ट में बताया गया है, इनको ज़रूर याद रखें और अपनी कॉपी में नोट कर लें। जन्म इनका हुआ था तमिलनाडु में। प्रारूप कमेटी के सदस्य थे, अर्थात जो संविधान बनाने के लिए जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, उस प्रारूप कमेटी के ये सदस्य थे। उद्यमी और कांग्रेसी नेता थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री भी रहे। अब चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। संविधान सभा क्या है? संविधान सभा। फिर भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ जानकारियाँ मिलेगी। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे ही संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी।
इसके तत्काल बाद देश को दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। संविधान सभा की दो हिस्सों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। यहाँ जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने उनका नाम फोटो के साथ दिया हुआ है, देखिए, राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुई थी और मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई थी। जन्म स्थान इनका बिहार था। संविधान सभा के अध्यक्ष थे ये, संविधान सभा के ये अध्यक्ष थे। साथ ही साथ वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार, 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष बने, बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं जयपाल सिंह। जयपाल सिंह आप लोगों ने नाम सुना होगा। 1903 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1970 ईस्वी में हुआ था। जन्म इनका झारखंड में हुआ था और इन्हीं के नाम पर यहाँ पर एक स्टेडियम भी है, जयपाल सिंह स्टेडियम, आप लोगों को याद होगा। खिलाड़ी और शिक्षाविद थे। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे। आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष, बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक थे। झारखंड पार्टी के संस्थापक बाद में बने। यहाँ पर भी कह रहा है, खुद करें खुद सीखें। अपने राज्य या इलाके में संविधान सभा में गए ऐसे सदस्य का नाम पता करें जिनका जिक्र यहाँ नहीं किया गया है। उस नेता की तस्वीर जुटाइए या उनका स्केच बनाइए। हमने जिस तरह संक्षेप में कुछ नेताओं के बारे में सूचना दी है, उसी तरह उनके बारे में भी ब्यौरा दें, यानी नाम, जन्म वर्ष, मृत्यु वर्ष, जन्म स्थान, वर्तमान राजनीतिक सीमाओं के आधार पर राजनीतिक गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण, संविधान सभा के बाद की भूमिका। इस तरह से डिटेल खुद भी बनाइए प्रमुख नेताओं के बारे में। यहाँ और एक नेता हैं H.C. मुखर्जी। इनका जन्म 1887 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। जन्म स्थान बंगाल। संविधान सभा के उपाध्यक्ष, प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद, कांग्रेसी नेता, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य, बाद में बंगाल के राज्यपाल बने। उसके बाद एक और हैं जी. दुर्गाबाई देशमुख। 1909 ईस्वी में जन्म और मृत्यु 1981 ईस्वी में। जन्म स्थान आंध्र प्रदेश। वकील और महिला मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता थे। आंध्र महिला सभा की संस्थापक, कांग्रेस की सक्रिय नेता, बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष बनी। अब चलिए इसके डिटेल हम पढ़ते हैं। संविधान सभा भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 229 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूरा काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ और इसी दिन की याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं।
इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए गए संविधान को हम क्यों मानते हैं? हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया है। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, यह अपने समय की व्यवस्थापक सहमतियों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों में संविधान है, पर वह कागज़ का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह का दस्तावेज भर है। कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम बिल्कुल अलग है। पिछली आधी सदी से ज़्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व करती है। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता, तब भी इसका स्वरूप काफी कुछ इसी तरह का होता। और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया, वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख B.R. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधन किए गए। 2000 से ज़्यादा संशोधन पर विचार हुआ। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स के नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेज का उपयोग होता है। यहाँ देख रहे हैं जी दुर्गाबाई देशमुख, जिनके बारे में हमने बताया। इन्होंने भी संविधान निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इसके बाद हम चलते हैं बलदेव सिंह। यहाँ देख रहे हैं इनका जन्म 1901 ईस्वी में और मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान हरियाणा, सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता, संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री का भार सौंपा गया था। ठीक है, यहाँ एक कुछ क्वेश्चन है, इसको करने के लिए बोला गया है, इसे भी आप ज़रूर इसको देख लीजिएगा। अगला है भारतीय संविधान की बुनियादी मूल्य। भारतीय संविधान की बुनियादी मूल्य। इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है, थॉट क्या है। यह काम हम दो तरीके से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। तो आइए इस पर बारी बारी से गौर करें। इससे पहले हम देखते हैं कि सपने और वायदे। सपने और वायदे। आप में कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अन्य सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 ईस्वी में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था। देखिए, महात्मा गांधी का क्या सोच था, क्या चाहते थे। उनके ही शब्द में यहाँ लिखा हुआ है कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उनकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहे। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह न हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हों। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी, जिनका जन्म 1887 ईस्वी में और मृत्यु 1971 ईस्वी में हुआ था। जन्म गुजरात। वकील, इतिहासकार और भाषाविद थे। कांग्रेसी नेता और गांधीवादी थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक बने। उसके बाद का है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका जन्म 1901 ईस्वी में और मृत्यु 1953 ईस्वी में हुई थी। जन्म पश्चिम बंगाल। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, शिक्षाविद और वकील। हिंदू महासभा में सक्रिय। बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक बने। आगे हम देखते हैं कि भेदभाव और गैर बराबरी
मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नज़रिए की कटु आलोचना की। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतरिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। यहाँ उन्हीं के शब्दों में जो भीमराव अंबेडकर, जो संविधान निर्माता कहे जाते हैं, जिनका जन्म 1891-1956 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान मध्य प्रदेश। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ द इंडिया के संस्थापक। और उनके नीचे है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, 1889 ईस्वी में जन्म और 1964 ईस्वी में मृत्यु। जन्म उत्तर प्रदेश। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, वकील और कांग्रेसी नेता। समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवादी विरोध के पक्षधर। बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और उसके नीचे है सोमनाथ लाहिरी। 1901 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1984 ईस्वी में उनकी मृत्यु। जन्म स्थान पश्चिम बंगाल। लेखक और संपादक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य। यहाँ हम भीमराव अंबेडकर जो उन्होंने बोला है, उनके शब्दों में दिया है, उसको हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति, एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे, हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे। अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनैतिक लोकतंत्र को ही नष्ट कर डालेंगे, ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। आखिर में आइए हम 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करें। उन्होंने कहा था, वर्षों पहले हमने नियति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें, पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफी हद तक। घड़ियां जब ठीक मध्य
रात्रि का घंटा बजाएगी, जब सारी दुनिया सोती रहेगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आज़ाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही ऐसी सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं। जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, आवाज़ आती है, ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित है। आज़ादी और सत्ता जिम्मेवारियां लाती है। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न समाज के ऊपर अब जिम्मेदारी है। आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है। और एक शपथ हम आज भी लेंगे। भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञान और बीमारियों का, अवसर की समानता का अंत, हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आँख से आंसू पोंछने की है। संभव है यह काम हमारे भर से पूरा न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भारत के संविधान के बारे में। यह आज का वीडियो जो है वह संविधान निर्माण का दूसरा भाग है। हम इसका अगला भाग अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।